सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर आपको मैं बताने वाला हूं सबसे बड़ा सच। बहराइच का नंगा सच दुनिया के सामने आ चुका है। आज हम सबको मिलकर दैनिक भास्कर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना होगा। हालांकि हमें मालूम है कि दैनिक भास्कर एक तरफा ज़्यादा झुका हुआ है, लेकिन आज उसने बराबर कर दिया है सब कुछ। दैनिक भास्कर ने वो कर दिखाया है जो कोई नहीं कर सकता। दैनिक भास्कर ने स्टिंग ऑपरेशन किया। कई तरह के सवाल बहराइच के दंगे पर उठ रहे थे और शुरू से मैं लगातार सबूत के साथ सवाल उठा रहा था। मेरे जैसे कुछ यूट्यूबर्स भी कई सवाल बार बार कर रहे थे, जिसके बाद ये जो ग्राउंड पर जो पत्रकारिता करने वाले कुछ हैं, उन्होंने सोचा कि चलो हम इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। तो भाई खुल गया खेल और दैनिक भास्कर को लिखना पड़ा और वीडियो भी जारी हुआ, जिसमें खुलासा ये हो गया कि दंगाइयों ने, जो हिंदू समाज के थे और जो नशेरी गंजेड़ी थे, एक्सेप्ट किया उन्होंने कि पुलिस वालों ने 2 घंटे के लिए हमें फ्री छोड़ दिया था। वो तो लोगों ने गद्दारी कर दी, वरना पूरा का पूरा इलाका जला देते। दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये कि पुलिस ने 2 घंटे के लिए छूट दे दी थी भीड़ को, जो करना है करो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आतंकियों ने खुद कहा, दंगाइयों ने खुद कहा कि लोगों ने धोखा दिया। यानी ऐसे हिंदू लोग भी थे जो तुरंत माहौल बिगड़ता देखकर पीछे हट गए। भले ही वो इनके साथ थे, लेकिन सबने उनका साथ नहीं दिया। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे से ये सबक है कि भाजपा की भीड़ का हिस्सा ना बने और ऐसी भीड़ का हिस्सा ना बने हमारे हिंदू भाई जिसका प्लान कुछ और हो। मैं परसों की रिपोर्ट में रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि अगर आप अपने किसी धार्मिक रैली में हैं और आपको एहसास हो गया कि यहां कुछ होने वाला है, तो सबसे पहले अपने परिवार को और अपने आप को वहां से हटाइए। अपनी सेफ्टी की बात कर रहा हूं, मेरी और मुल्लों की नहीं कर रहा हूं भाई। मैं आपको कह रहा हूं कि आप अपने आप को बचाइए। मेरे भाई हैं आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, कोई भी हैं, हिंदुस्तानी हैं तो हमारे भाई हैं। जैसे मैं आपका भाई, वैसे आप मेरे भाई। देखिए, जान जाती है, भले ही करोड़ रुपया आप मोदी जी गोपाल मिश्रा को दे दें, लेकिन अब जान मिश्रा जी की वापस नहीं आएगी। खुलासा क्या हुआ कि प्रशासन मिला हुआ था, प्रशासन ने छूट दी थी। उसी दंगाई ने यह भी एक्सेप्ट किया कि दारोगा ने कहा कि विधायक जो चाहता है इलाके में वही होता है। यानी जो इलाके में बहराइच में दंगा हुआ, भाजपा का विधायक पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व था। अब जो वीडियो सबूत के तौर पर रखने वाला हूं दैनिक भास्कर की, सुनिए, देखिए और शेयर कीजिए। तारीख कही गए ने पूरा महाराज दिन खत्म हो जाता, इस वाले टाइम दी ना 2 घंटा का। जनता पूरी पागल हो गई कि अब एक बार मुसलमानों को गिरा देना है। क्या समझो, ये एजेंसी जल गई, गाड़ियां जल गई, तो दुकानें जल गई। तो कई बंदे थे, अब कोई हम जरूरी थोड़ी ना हम ही फूकेंगे, जिसका नंबर आ गया है वही फूक देगा। तो सारे पुलिस वाले हट भी गए, सारे हरदी थाने के थे जो हमारे क्षेत्र के, ये वहाँ मौजूद थे। अच्छा, मूर्ति में, ठीक। इन लोगों ने गद्दारी की वहाँ, ये सारे सस्पेंड हो गए। दूध का दूध, पानी का पानी, इसी बात को सुना रहा था कि यही है असली कहानी। आहा, दूध का दूध, पानी का पानी, कई बार बता चुका था मैं असली कहानी। वाह करो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मजाक मजाक में आपको बड़ा स्क्रिप्ट बता रहा हूं, ये बीजेपी का स्क्रिप्ट है और हमेशा से होता है। दिल्ली दंगे में भी लोकल लोगों ने यही कहा कि जो दंगाई भीड़ थी वो बाहर की थी, लोकल इलाके की नहीं थी, और उसमें खास लोग शामिल थे। जैसे पुलिस ने यहाँ छूट दी थी, वहाँ भी पुलिस अंदर इलाकों में दंगा हो रहा था 2-3 दिन तक। केजरीवाल तो वहाँ बैठा हुआ था अपना, भैया क्या कहते हैं, वहाँ एलजी के घर के बाहर। बताइए क्या कहें। तो दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है। जिस तरह से आपने दंगाइयों को सुना कि उनके मन में क्या था, पूरे इलाके को जलाकर राख कर देना, पूरे इलाके को फूंक देना। दोस्तों, ये मोदी का इंडिया है। जब मोदी गुजरात में थे तो गुजरात कैसा था, और आज पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं तो पूरा देश कैसा है। ये देखिए, सड़ा हुआ समाज, नहीं बदला है भाई साहब कुछ भी। 2002 का एक चेहरा आपके सामने है
और 2024 का एक चेहरा आपके सामने है। आप समझ सकते हैं कि ये गुजरात मॉडल है। बहराइच के मैसी से बीजेपी के विधायक ने ही अपने ही बीजेपी के 8 से 9 नेताओं के ऊपर एफआईआर करी, कार्यकर्ताओं के ऊपर। अब उसकी वजह बताता हूं कि आखिर बीजेपी के विधायक साहब ने क्यों अपनी ही पार्टी के लोगों पर एफआईआर करी। अरे जान से बढ़कर कुछ नहीं होता और एक बाप के लिए औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो असल में विधायक जी का बेटा जिस कार में सवार था उस कार पे भी गोली चली और विधायक जी के बेटे के कनपट्टी पर गोली लगते लगते बची, जिसकी वजह से गुस्साए विधायक साहब ने अपने लोगों पर एफआईआर करके पोल खोल दी। और विधायक जी बता रहे हैं, जब तक मैं ये रिपोर्ट कर रहा हूँ हो सकता है विधायक जी पलट जाएं, लेकिन सबूत के साथ बोलूँगा। विधायक जी ने कैमरे के सामने बोला कि जो दंगाई थे, देखिए एफआईआर में नाम कल दिखा चुका हूँ, परसों भी दिखा चुका हूँ, सोशल मीडिया पर वायरल है कि वो कौन से हिंदू नामी भाजपा के लोग नामजद हैं साहब की एफआईआर में, लेकिन उसके आगे की कहानी मैं बता रहा हूँ। विधायक जी बता रहे हैं कि जिन लोगों ने दंगा मचाया वो शराब के नशे में थे। मतलब आपने अगर दैनिक भास्कर का भी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट देखा तो उसमें आपने देखा वो भी गांजा चरस कुछ ना कुछ बना ही रहे थे नशा करने वाले। तो वो पूरी दंगाई भीड़ जो है नशेड़ी थी। सवाल ये है कि इतने बड़े लेवल पर दंगाई अगर नशे में है तो इसका मतलब ये है कि उस भीड़ में नशा गलत नहीं है। ये वो भीड़ है जिसके यहाँ नशा जायज़ है, शराब जायज़ है, गांजा अफीम जायज़ है, जिनके धार्मिक प्रोग्राम में नाचना गाना डीजे जायज़ है। तो इस भीड़ की पहचान हो गई। लेकिन जो पुलिस ने एफआईआर करी है, तवज्जो चाहूँगा, पुलिस ने जो एफआईआर जिन लोगों पे की है वो उस भीड़ पर की है जिसके समुदाय में शराब हराम है। और वो समुदाय भीड़ में रह ही नहीं सकता था उस दिन, क्योंकि उस समुदाय का कोई प्रोग्राम ही नहीं था। भीड़ और झुंड में तो दूसरा समुदाय चल रहा था जो अपनी दुर्गा माँ के मूर्ति के साथ चल रहा था। ठीक है, धार्मिक रैली थी। किसकी तरफ से प्लान था, दैनिक भास्कर ने खुलासा कर दिया। इधर साहब ने एफआईआर कर दिया और अभी खुद साहब बता रहे हैं कि दंगाई नशे में थे। और नशे में कौन हो सकता है, रिपोर्ट आपके सामने। और उपद्रवी लोग थे, ज्यादातर लोग नशे में थे और सब लोग ये कह रहे थे कि ये हमारा भाई है। जब हमने परिवार के लोगों से पूछा कि ये आपके भाई हैं, और जो लोग कह रहे थे कि हम इनके भाई हैं वो शव के मुंह पर बैठे जा रहे थे। उनको ढकेल करके हमने पीछे किया। मानता हूं मैं कि मुसलमान भी शराब पीते हैं, नशा करते हैं, लेकिन पूरे के पूरे मुसलमानों की भीड़ एक साथ शराब पी के सड़क पे आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो चीज़ें बहुत क्लियर हैं। जो दंगाई भीड़ थी उनके यहाँ शराब हराम नहीं है। तो ज़्यादा आपको दिमाग पर जोर डालने की ज़रूरत नहीं है कि दंगाई कौन थे और किनकी तरफ से ये किया गया। वो बात अलग है कि हमारा भाई मारा गया जो वापस नहीं आएगा, लेकिन उस भाई को भी मुसलमान के घर पर चढ़कर भगवा फहरा कर उनके धार्मिक मुस्लिम धार्मिक अलम या फिर परचम को उठाकर फेंक कर उसकी पूरी ग्रिल को तोड़ने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन क्योंकि हमारा भाई इस दुनिया में नहीं है तो हम उससे सवाल नहीं कर सकते। हालांकि ये मेरी बात गलत है, लेकिन इंसानियत को मैं सही गलत से ऊपर रख रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें क्लियर हो गई कि दंगा किसने कराया था, चुनाव चल रहा है, चुनाव में किसको फ़ायदा चाहिए। अब इन सबको एक तरफ करते हैं। दूसरी चीज़ ये हुई कि जब दंगा हुआ तो 12 घंटे के अंदर अंदर योगी जी ने ऐलान कर दिया कि चलाओ बिल्डोज़र। हालांकि जो कुछ एनजीओ हैं, मुस्लिम एनजीओ, ह्यूमन राइट एनजीओ, उन्होंने कोशिश करी और 15 दिन का बिल्डोज़र पर रोक लग गया। लेकिन उसके बावजूद ये दिखाया डराया जा रहा है कि योगी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से भी ऊपर है। माननीय योगी जी की सरकार जो है सबसे ऊपर है। इस पर आपको बता देता हूं कि कोर्ट का आदेश क्या आया है। बहराइच हिंसा में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डोजर एक्शन पर योगी सरकार को लगाई फटकार। कहा यूपी सरकार हमारे आदेश का उल्लंघन का जोखिम उठाना चाहती है तो उनकी मर्जी। यानी एक तरह से योगी सरकार को धमकी और फटकार सुप्रीम कोर्ट ने दी है। लेकिन मैं यहाँ उल्टा डर गया हूँ कि जिस जज ने यह धमकी दी, इस तरह का स्टेटमेंट दिया, योगी जी उनका क्या करेंगे।
उनके भविष्य का क्या करेंगे? उन्होंने तो अपना फ्यूचर खराब कर लिया, अपना राज्यसभा में सीट मिलेगी, न वो भाजपा के कभी नेता बन पाएंगे। ये मेरा पर्सनल डर है। भारत का कानून मुझे अधिकार देता है कि मैं जनता के सामने अपना डर भी व्यक्त कर सकूं। हजरत मोहतरम, किस तरह से सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, ये पूरे भारत में चल रहा है और इसका सबूत अब खुलकर सामने आ रहा है। देखिए, सच में यही ताकत होती है। सच को डरा दोगे, धमका दोगे, हो सकता है दबा दोगे, लेकिन सच जो है एक स्प्रिंग की तरह होता है। जितना उस स्प्रिंग को दबाओगे और मौका जब मिलेगा, स्प्रिंग उतनी ही स्पीड से ऊपर उछलेगा और तुम्हारा झूठ नंगा होगा। हजरत मोहतरम, पूर्व डिप्टी मेयर शिमला के कह रहे हैं कि ये जो ड्रामा चल रहा है वैध अवैध का, जिसमें मुसलमानों को शिमला और अलग अलग जगह पर निशाना बनाया जा रहा है, पूर्व डिप्टी जो मेयर हैं वो खुद कह रहे हैं, इंटरव्यू में उन्होंने दुनिया के सामने क्लियर कर दिया है कि शिमला में 25,000 जो मकान हैं वो अवैध हैं और सीनियर वकील वहाँ बैठे हैं साथ में और वो भी कहते हैं हाई कोर्ट की बिल्डिंग भी इल्लीगल है, उसमें माले ज़्यादा हैं, ऊंचाई ज़्यादा है, ज़मीन का अलग ही विवाद है। सोच रहे हैं आप? चलिए, मैं बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। पूर्व डिप्टी मेयर ऑफ शिमला, सुनिए। तो ये जो पूरा कहना कि लीगल और इलीगल, ये दरअसल ये फिजूल की बात है शहरों में। वो क्यों मैं बात कह रहा हूँ, अगर हम लीगल इलीगल की भाषा में जाएंगे तो शिमला में करीब 25,000 से ज्यादा आज इमारतें हैं जो कि इलीगल है। प्रशांत भूषण जाते हैं हाईकोर्ट, वो हाईकोर्ट पूरा इलीगल है, मतलब 11 मंजिल है, लेकिन वो गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर दिया है। तो लीगल इलीगल हम दो तरह से देखते हैं। एक हम देखते हैं कि पहले आपने अपनी जमीन पर परमिशन दी और घर बना दिया, अभी घर बना दिया तो उससे थोड़ा ज्यादा हो गया तो वो एक इलीगल श्रेणी में, जिस तरह से संजौली की मस्जिद कही गई। दूसरा ये है, जैसा मैं हाई कोर्ट कह रहा हूँ, जैसे वहाँ लॉयर्स चेंबर्स हैं, बार बार कह रहे हैं, तो एलीट का कैप्चर तो शहर में है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एलीट का कैप्चर तो दिखता नहीं है, मुसलमान का कैप्चर है, गरीब का कैप्चर दिखता है, जो वही क्लेम कर रहा है स्पेसेस। दूसरा क्या है कि जो कंप्लीटली गवर्नमेंट लैंड पर है वो भी हमारी भाषा में लीगल नहीं, लेकिन वो इलीगल है। क्यों? क्योंकि एक तो वो गवर्नमेंट लैंड पर है और वो फॉरेस्ट लैंड पर है। अब उस तरह से देखें तो शिमला में करीब 20 मंदिर हैं जो कि फॉरेस्ट लैंड पर है, गवर्नमेंट लैंड पर है। और मैं आपको बता सकता हूँ ईमानदारी से, 5-6 को तो मैंने पानी के कनेक्शन दिए हैं अपने समय में। आपको देने पड़ते हैं, लोग आएंगे, तब लोग आ गए तो आप बोल रहे हो कि वो अब मंदिर तो बना दिया फॉरेस्ट लैंड पर, आप कैसे दोगे? तो ये लीगल इलीगल का जो लेंस है, ये दरअसल सिर्फ एक आई वॉश है। इट्स जस्ट अ veneer to cover the larger game plan of communalizing and vitiating the atmosphere. That's all. There's nothing legal or illegal in the city. I mean, any moment something that is legal becomes illegal becomes legal with the government's intervention. So, बहुत शुक्रिया। और मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है कि हम लोग पहाड़ में रहने वाले, हमेशा हिमालय में रहने वाले कहते थे कि जो प्लेन का गंध है वो हमारे पास नहीं आएगा, लेकिन आस्ता आस्ता जो प्लेन का गंध है वो भी हमारे पहाड़ों को। यह बात अब क्लियर हो गई है कि जानबूझकर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। हमारे अल्लाह, हमारे पैगंबर, हमारे दीन को हिंदू समाज गाली बकेगा और हम अगर विरोध करेंगे तो हमारे विरोध करने पर हमारे ही लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब आप कहेंगे दादा भाई ऐसे तो नहीं होता है। मेरे मुन्ना होता है। ये देखिए, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में बहुसंख्यक समुदाय से जुड़े हुए एक व्यक्ति ने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की। लोगों ने, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध किया, आपत्ति जताई, तो यूपी पुलिस ने 19 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार कर लिया। अब भाजपा का नया आतंक शुरू हुआ है। इस नए आतंक में नेता कह रहे हैं कि फलानी जगह पर रहना होगा तो हिंदुत्व में बनना होगा। अब आपकी स्क्रीन पर इस भीड़ को खुश करने की कोशिश करते हुए एक व्यक्ति को आप देख रहे हैं। भाजपा के ये सांसद हैं, बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह। औरैया में चीख कर कहते हैं कि औरैया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। इनको लगता है कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हिंदू समुदाय खुश होगा। टेम्परेरी लेवल पर ऑन स्क्रीन, ऑन ग्राउंड आपको बहुसंख्यक खुश होता हुआ नजर आएगा, लेकिन यकीन जानिए हिंदू भी अब जाग रहा है, समझ रहा है कि उनको जगाने के नाम पर आपने बेवकूफ़ बनाया है। लेकिन इन नेता पर कोई भी FIR नहीं होगी। बीजेपी के भाई साहब नेता हैं,
शासन प्रशासन इनकी जेब में रहता है, कानून यहाँ रहता है और जज को ये पीछे वाली जेब में रखते हैं। कोई बोलता है गर्व से तो हम मुसलमान हैं, हमको हिंदू करने में क्या शर्म है। हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा, जब बेटा बेटी का ब्याह करना होगा तब जात खोज लीजिएगा, परिवार खोज लीजिएगा, नस्ल खोज लीजिएगा, हड्डी खोज लीजिएगा, खानदान खोज लीजिएगा। जब बेटा बेटी का संबंध करना आज कौन करेगा देश से रक्षा, बताइए। ना 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 ना, ये भाई गिरफ्तार नहीं होंगे क्योंकि बीजेपी के नेता हैं। ऊपर से फेक न्यूज़ फैलाने वाले अगर कोई मुस्लिम नामी होगा तो उसके खानदान, बाप माँ, पता नहीं किस किस तक पहुंचकर उसके घर का पता लगाकर बिल्डोजर से घर तोड़वाकर उसको जेल में डालकर सड़ा दिया जाएगा। लेकिन अगर वही हिंदू नाम का फेक न्यूज़ पैडलर हो तो पुलिस कुछ जब हमको कुछ दिख अच्छा हुआ, मैं अंधा हूं। अरे प्रशासन बोलता क्यों नहीं है? और प्रशासन भी लाइक अब ये देखिए, सुअर दर्शन चैनल पर काम करने वाला सुअर कुमार लिखता है कि दिल्ली के मिनी पाकिस्तान सुल्तानपुरी में जिहादियों का आतंक। देखिए एक महिला पर कितने बड़े चाकू से हमला करने की कोशिश करी गई। हालांकि दोस्तों ये पूरी की पूरी फेक न्यूज़ है, मतलब चाकू मारा है। सवाल अब पहला ये है कि हिंदू समुदाय का एक आरएसएस का व्यक्ति, सुअर दर्शन में काम करने वाला, जिसका एकमात्र उद्देश्य उस चैनल का यह है कि देश में हिंदू मुसलमान करना 24 घंटे हिंदुत्व के नाम पर। मेरे दोस्तों, वो भारत के एक अखंड हिस्से को पाकिस्तान से जोड़ रहा है। सुल्तानपुरी को वो छोटा मिनी पाकिस्तान बोल रहा है। कानून कैसे ये इग्नोर कर सकता है? अधिकारी कैसे इस बात को हजम कर सकते हैं कि हमारे भारत माँ की कोई ज़मीन का हिस्सा पाकिस्तान से जोड़ा जाए? अबे सुअर के नल्ले, अगर सामने से इंटरनेशनल कोर्ट में तेरा ही नाम और तेरे जैसे झटचंदुओं का नाम लेकर यूएन में कह दिया पाकिस्तान में कि जो हिंदू समाज चीख चीख कर कहता है कि जी सुल्तानपुरी, दिल्ली का जाफराबाद और दिल्ली का शाहीन बाग मिनी पाकिस्तान है, और तुम्हारे स्टेटमेंट चला दिए, तुम्हारी ये फर्जी न्यूज़ चला दी, तो हो गया ना एक और विवाद खड़ा। लेकिन दोस्तों, हिंदू कोई भी किसी भी मुस्लिम इलाके को पाकिस्तान कह देगा, पाकिस्तान है। और अगर मैं खड़ा होकर कह दूं कि ये पाकिस्तान है, ये लखनऊ का, या अपना भाई ये पूरा लखनऊ का इलाका, ये पूरा पाकिस्तान है, भाई साहब मेरे अंदर बिना एफआईआर के इतने छेद होंगे कि मैं खुद सोच में पड़ जाऊंगा असली वाला कौन सा था। सच्चाई है ये, इसमें हंसने वाली बात नहीं है। लेकिन आप देखो तो सही, अब इस पूरी खबर की सच्चाई क्या? खबर को पूरा फाड़ के आपके सामने रखा है मैंने। चाकू जो मार रहा है, इसने कहा कि वो मुसलमान है, और मिनी पाकिस्तान दिल्ली का एक इलाका। ठीक, सच्चाई ये है, स्क्रीन पर देखिए। ऑल न्यूज के संपादक ने 50 मिनट के अंदर अंदर सच्चाई सामने रख दी। सुल्तानपुरी के इस घटना को सांप्रदायिक एंगल से शेयर किया जा रहा है, जबकि इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल ही नहीं है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहला आरोपी है राकेश संस्कारी, दूसरा है राहुल संस्कारी और एक नाबालिग है। तीनों आरोपी हिंदू समुदाय से और गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, अब जुबैर ने रिट्वीट करके पूरी जानकारी दे दी और डीसीपी दिल्ली पुलिस और सीपी दिल्ली को मेंशन किया है। मजाल है लेकिन कि दिल्ली पुलिस या प्रशासन रिप्लाई कर दे और इस पर कोई कार्रवाई करे? बिल्कुल नहीं। इनको आजाद छोड़ा हुआ है दंगा फैलाना। भाई 2 घंटे के लिए तो पुलिस खुद छोड़ देती है, करो जो करना है। बहराइच याद रखिएगा, सबूत दैनिक भास्कर, ये भी याद रखिएगा। आप समझ रहे हो क्या चल रहा है हमारे मुल्क में? सोचिए, मोहम्मद जुबैर एक बड़ा नाम है, आज तक जुबैर को गलत कोई साबित कर नहीं पाया। बंदा अपनी जान हथेली पर लेकर काम कर रहा है।
माशाल्लाह अच्छा काम करते हैं। अगर जुबैर जैसे व्यक्ति न होते तो पता नहीं देश में कितने दंगे होते। लेकिन जुबैर पुलिस को अवगत करा रहा है कि भाई देखो कुछ तो कार्रवाई करो, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अगर किसी के ट्विटर पर या इंस्टाग्राम पे 2 फॉलोअर है, मोदी का फोटो लगा है, संस्कारी सनातनी, प्राउड सनातनी, ये उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा है, और वो किसी मुस्लिम पोस्ट पर जाकर पुलिस को मेंशन करके दे कि इसने हमारी धार्मिक भावना आहत की है, भाई साहब पुलिस क्राइम ब्रांच को फेल करते हुए पहुंचेगी। रूस की इंटेलिजेंस और इजराइल की इंटेलिजेंस मेरे मुंह में भेजा है। इतने जबरदस्त तरीके से पुलिस प्रशासन काम करती है, तुरंत मुसलमान गिरफ्तार। ये सच्चाई है। मैं जिस तरह से खबर देता हूं और पढ़ता हूं, बहुत लोग लगता है भाई कार्टून हो तुम तो। नहीं, अगर जो हाल हो रहा है मैं भी आंखों देखी की तरह सीधा बैठकर और आपको खबर बताकर चला जाऊं, या तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे या आप इतने टेंशन में आएगा कहोगे भाई हम खबर ही नहीं देख रहे। हमारे आज भी 70% युवा खबरें नहीं देखते। तो हमारी यानी मेरी अकेले की ये कोशिश ये होती है कि कम से कम मैं अपने चैनल के ज़रिए ख़तरनाक से ख़तरनाक खबर दूं, तो इस अंदाज में हंसी मजाक करके दूं कि कुछ लोग मज़े के लिए खबर देखें तो कम से कम खबर तो पता चले कि देश में चल क्या रहा है। वहीं आपको बता दूं कि करनी सेना ने लॉरेंस बिश्नोई के सारे छेद बंद कर दिए। करनी सेना ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है कि जो पुलिस वाला लॉरेंस बिश्नोई का कत्ल करेगा, एनकाउंटर करेगा, उसको 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम दिया जाएगा। जय छात्र धर्म, जय मां करणी, जय मां भवानी। मुझे सिर्फ इतना पता है, हमारी धरोहर परम आदरणीय अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई द्वारा कराई गई थी। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, उस पुलिसकर्मी को 1 करोड़ 11,11,111 रुपए का पुरस्कार करनी सेना द्वारा प्रदान किया जाएगा। हमें और देशवासियों को भयभीत नहीं, भय मुक्त भारतवर्ष की आवश्यकता है। जय। तो दोस्तों अब देखना यह है कि होगा क्या। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि अपना भाई लॉरेंस भाई बोलना मत कर, अब मेरे को मत उठाना, मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, डर के मारे बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि अब तो वो हिंदुओं का भी भाई बन चुका है। समझ में नहीं आ रहा हमारे हिंदू भाइयों को, मतलब किसी को भी कुछ भी बना लेते हैं क्या यार। खैर, लॉरेंस बिश्नोई जेल में हैं और पुलिस की खतरनाक प्रोटेक्शन में हैं। उनके कुछ वीडियोस हमने कोर्ट के देखे, जो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि कोर्ट के अंदर का वीडियो बनाना भी गैर कानूनी है और उसको दिखाना भी सरासर गलत है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो भाई साहब इस तरह से चलते हैं, मतलब 4-4, 5-5 स्टार वाला जो ऑफिसर होता है वो 1-2 नहीं 10 होता है भाई साहब, पूरा घेर के एकदम हो। जेड के बाद अगर कोई अक्षर आता तो वो वाली सिक्योरिटी भाई साहब के पास है। तो अब देखना है कि हिंदू करनी सेना क्या कर लेती है उसका। और वो तो भाई साहब इंटरनेशनल लेवल का, कनाडा में भी उसका रौला सुन लिया होगा आपने। उसी बंदे की वजह से कनाडा और भारत के रिश्ते ख़राब हो चुके हैं। ऐसे में अगली बड़ी खबर ये है कि गुजरात के सारे फर्जी पकड़े जा रहे हैं। भाइयों बहनों, नहीं ये नहीं, सारे फर्जी। दोस्तों अब 5 साल से एक जज साहब थे जो जजमेंट दे रहे थे, फैसला सुना रहे थे, मोहर भी लगा रहे थे, सारे काम चल रहे थे भाई। और ससुरा वो पूरा जज फर्जी था, स्टाफ फर्जी, वो कोर्ट फर्जी। अरे बाप रे बाप, देखो ना, ये है गुजरात मॉडल। 5 साल से फर्जी जज कर रहा था फैसले। खबरों के मुताबिक 100 करोड़ की जमीन भी अपने नाम कर ली। बताइए, कुछ दिन पहले एक फर्जी किरण पटेल पीएमओ का अधिकारी बनके जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के साथ घूम रहा था, और अब जज सामने आ गया कि एक जज फर्जी, वो भी 5 साल से अदालत चला रहा था। अब इस ससुरे ने क्या फैसले दिए होंगे, क्या ही हाल मचाया होगा, क्या ही गंद मचाया होगा। और बताना चाहूंगा, मुसलमान नहीं है जज। हाँ
मुसलमान तो बेचारा कुछ कर भी नहीं पाएगा। मुसलमान तो खुद सोचता है यार दाल रोटी मिले हम उसमें मस्त हैं। और ये देखो एक से बढ़कर एक फ्रॉड हो रहा है दूसरे समुदाय में। वरना ये कहते हैं भाई साहब जज जिहाद, संविधान जिहाद, अलान जिहाद, जिहाद। अब सुनिए ये तो है ही, ऊपर से यही भाजपा क्या हुआ क्लियर आज शुरू में ही दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के द्वारा पता चला, दंगा भाजपा करा रही है, जुआ सटोरी भी यही है, सट्टेबाजी करवा रही है। भाई साहब बीजेपी के नेता नवीन अरोड़ा कैसीनो चला रहे थे होटल के अंदर मेरठ में, और जबरदस्त होटल और जबरदस्त कैसीनो, रोज करोड़ों का सट्टा। पुलिस प्रशासन जब गिरफ्तार करने पहुंची सूचना मिलने के बाद, तो वही भीड़ जो बलात्कारियों को बचाने के लिए आगे आती है, गैंगस्टर को बचाने के लिए आगे आती है, कातिल को, दंगाइयों को बचाने के लिए सामने आती है, वो भीड़ सामने आई और पुलिस को रोकने की कोशिश की। लेकिन पुलिस ने अपना काम ईमानदारी से किया और बीजेपी नेता को जेल भेज दिया। अब मैं तो कह रहा हूं भाई बहुत जल्द वो बाहर भी आ जाएगा। भाई क्या पता उस सट्टे के पैसे से मतलब किसी ने आदेश दिया होगा भैया पैसा इकट्ठा आ रहा हो, चुनाव आ रहा है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें कानून पर पूरा भरोसा है कि किसी न किसी जज का तो ज़मीर जिंदा होगा। पूरे देश में भाजपा सरकारी नफरत फैला रही है। अब जो एक इलाके से शुरू हुआ था वो भारत की राजधानी दिल्ली में भी आ गया है। अब गरीब दुकानदारों को, जूस बेचने वालों को, मुस्लिम ठेले वालों को अब जो बीजेपी के नेता हैं वो जा कर धमकी दे रहे हैं कि भैया कार्रवाई करेंगे, नाम लिखो। जबकि जो हाईकोर्ट की गाइडलाइन है मना कर रही है, रोक लगाया है कि आप किसी के नाम को न जबरदस्ती हटवा सकते हो, न ये कह सकते हो कि नाम बदल या नाम अपना लगा। ऐसा नहीं कर सकते, ये कोर्ट कह रहा है, हमारा कानून कह रहा है। और ना कानून में इस तरह की कोई बात है कि आपको नाम बदलना होगा या बंदे को अपना नाम रखना होगा दोस्तों। लेकिन ये देखिए तस्वीर भाजपा के तथाकथित नेता, और बताइए ये नेता जो नफरत फैला रहे हैं, इन्हें नफरती नेता ना कहें तो क्या मोहब्बती नेता कहें। आप खुद देखिए, पुनीत शर्मा जो महामंत्री युवा मोर्चा दिल्ली प्रदेश निगम पार्षद हैं, ये अब दिल्ली के इलाकों में जा रहे हैं और लोगों का नाम पूछ रहे हैं और मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। मोहम्मद साहब इसमें नाम कहाँ है आपका? आपका नाम कहाँ है? लाइसेंस के लिए अप्लाई है? एमसीडी का लाइसेंस है आपके पास? कहाँ है? देख एक बार देखिएगा भाई, नाम लिखो अपना ऊपर। कब लिखवाओगे? सवाल ये है कि राहुल गांधी क्यों आगे नहीं आए? दूसरी पार्टी जो मोहब्बत की बातें करती है वो चुप क्यों हैं? बड़े बड़े नेता, मुसलमानों का ठेका लेने वाले, वो चुप क्यों हैं? दिल्ली तक ये नफरत पहुंच चुकी है। लेकिन आइए दोस्तों, पहुंचा तो कौन पहुंचा, बोला तो कौन बोला, किसी ने जिगरा दिखाया तो कौन है, कौन वो पार्टी है, कौन से लोग हैं। मैं कभी किसी पार्टी को आगे बढ़ाने की बात नहीं करता हूं, लेकिन अगर ये काम कोई और भी करता तो भी पूरी दुनिया को, मैं सिर्फ देश की बात नहीं, पूरी दुनिया को इनका साथ देना चाहिए। दिल्ली वालों देखो, ये है हाजी महरुद्दीन रंगरेज और साथ में है असगर अली अंसारी। ये दोनों व्यक्ति एमआईएम के दिल्ली कमेटी के लीडर, एमआईएम से जुड़े हुए लोग यही पहुंचे और इन्होंने उस बेचारे जूस वाले से मुलाकात करी और फिर उससे हालचाल लेकर उसको हिम्मत दी और फिर उसके साथ थाने गए और फिर एफआईआर करी। सुनिए बयान। ये देखिए होगी जो निगम पार्षद है पुनीत शर्मा, वो यहाँ पर आता है जिसकी दुकान पे, ये एक मुसलमान की दुकान है और ये पूरा हमारा जो है हिंदुवानी एरिया है, इसे आके बोलता है कि आप जो है अपना नाम चेंज करो। तो हम उससे पूछना चाहते हैं पुनीत शर्मा, अगर आप में हिम्मत है तो पूरे देश में सबके नाम पता करिए। आप मुसलमान होने की बुनियाद पर इसका नाम कह रहे हैं कि इसका नाम पता करिए। कौन से संविधान की कौन सी किताब में लिखा है कानून की कि आप किसी का नाम आइडेंटिफाई करेंगे? और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं। आपको हम कानूनी जवाब देंगे और आपके खिलाफ एफआईआर कराएंगे और आपकी जो सदस्यता है उसको खत्म कराएंगे। बाकी बयान हमारे भाई बताएंगे क्या क्या हुआ आपके साथ। बताओ जी, आगे ला, बताओ भाई। पार्सल वाले आए थे, काफी सारे जने थे, आगे पूछने लग गए, हाँ भाई दुकान पर नाम वगैरह, लाइसेंस वगैरह है तुम्हारे पास? नाम दुकान पे नाम लिखवा लो उस पर। अब लाइसेंस वगैरह दिखाओ अपना, दिखा दिया। उसके बाद में कह रहे नाम लिखवा लो बोर्ड पे 3 दिनों के अंदर अंदर।
बस इतने हुआ। ठीक है बेटा, हम पुलिस कार्रवाई भाई तुम्हारे, ठीक है, पूरी हमारी टीम हमारी ठीक है ना, पुलिस कार्रवाई कराएंगे, डीसीपी साहब के पास जाएंगे, सीपी साहब के ग्रामीण कर ले जाएंगे, इसके खिलाफ हम कार्रवाई कराएंगे, ठीक है ना। मगर तो 25 साल पुरानी दुकान हमारी है, कम से कम आसपास के एरिया से कहीं पता कर सकते हो कि मुल्ला जी कितने मशहूर है। 25 साल हो गए, आज तक कुछ गलत नहीं करा। बाकी ये जबरदस्ती कह रहे हैं नाम लिखवाओ। ओके, हम लोगों को चुप रहने की आदत है। नेता माइक में अच्छी बात करता है, हम ताली बजाते हैं, आगे चले जाते हैं। फिर उस नेता से नहीं कहते कि भाई साहब हमारे मोहल्ले में ये हो गया, हमारे इलाके में ये हो गया, अब आप क्यों नहीं उतरे ग्राउंड पर। बात यही है, ग्राउंड पर कौन उतरता है। ये वीडियो आपको याद होगी, ये भी दिल्ली की है, जिसमें एक हिंदू भीड़ और खासकर एक हिंदू युवक उस जगह पहुंचता है जहां पर मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम लड़कियां हिंदू बड़ी बहनों को अपनी मेहंदी लगा रही थी। यह चलन अब से नहीं, बहुत पुराना चलन है। आप समझिए, करवा चौथ के अवसर पर यह सब हो रहा था। यहां पर जो भगवा शर्ट में आपको बंदा नजर आ रहा है, इसने बहुत सारी आपत्तिजनक बातें कि तुम ये करते हो, तुम हमारी बेटियों का लव जिहाद करवाते हो, फंसवाते हो, मरवाते हो, हमें परेशान करते हो, पता नहीं क्या क्या बातें कहीं, और ऐसी बातें जो शायद कोई बर्दाश्त न करे। पूरे भारत के मुसलमानों ने ये वीडियो देखी, शासन प्रशासन ने देखी, हिंदू समुदाय ने इसको खूब सराहा, लेकिन मजलूमों के लिए कौन खड़ा हो? कोई ना हुआ खड़ा, हमेशा की तरह। थोड़ा पहले सुनिए इसका बयान। बेटे को बेचा जाता है, हमारी माँ को बेचा जाता है ये लोगों के साथ। नहीं, आप हमारे हिंदू समाज की कोई बेटी नहीं लगाएगी। अरे आप हिंदुओं को नहीं लगाओ, आप लोगों को शर्म आती है। धर्म प्यारा है, अपना त्योहार प्यारा है, इन जैसे लोगों के साथ लगा रहे हैं आप, इन जैसी लोगों के साथ लगा रहे हैं। हमारे उधर बिंदु भाई बहनें लगा रही है, उधर माता बहनें लगा रही है, उनसे लगाइए ना। कौन सा तरीका बुर्का पहन के लगा रहे हैं? अरे आज के दिन सूट पहन लेते, आज लोग आइडेंटिटी छुपा देते। आज भी तुम लोगों को अपना दिखाना था कि बुर्का पहन के हम लगा रहे हैं। जब कौन सा दिखा रहे हो आप लोग? हमारा हिंदू समाज इसी तरीके से तो भ्रमित हो रखा है। हम लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, एक दिन हमारी बहन बेटियों को काट के फ्रिजों के अंदर पैक करते हैं, उसके बाद भी आप लोग नहीं समझते। हमारा हिंदू समाज ही नहीं समझता, हमारी बहन बेटियां नहीं समझती। लव जिहाद हो रहा है हमारी बहन बेटियों के साथ में। आए दिन काट के फेंका जा रहा है, आए दिन काट के उनको फ्रिजों के अंदर बंद किया जा रहा है। उसके बाद भी मेरी माता बहनें यहाँ बैठी है, देख लो। अरे हिंदू लगा रहे हैं ना उधर, और हिंदू भाई हैं वो लगाएंगे, क्या दिक्कत है? बुर्कों वाले से लगवाओगे क्या आप? हमारा हिंदू समाज बिल्कुल गया गुजरा हो चुका है क्या? हमारे लोग हमारी बहन बेटियों को काट के फेंकते हैं, फ्रिजों के अंदर डालते हैं, उसके बाद आप इन लोगों से मेहंदी लगवा रहे हैं। थोड़ा समझो। और अरे हिंदुओं का त्योहार है, हिंदू नहीं बनाएगा, ये लोग बनाएंगे, बुर्का पहन के बैठे हैं। अरे आपको किसी को इस पर भी MIM ही जाती है। अब सबने अपने कान में रुई घुसाई हुई है, जो मुसलमानों का सिर्फ वोट लेना जानते हैं और पीट कर लेते हैं। राहुल गांधी कहाँ है? कहाँ है? अरे कहाँ है भाई? नहीं है। MIM के नेता हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज और जनाब असगर अली अंसारी पहुंचे और फिर उस व्यक्ति पर जो नफरत की बातें कर रहा था FIR करवाई। ये हिम्मत का काम होता है। यहाँ 2 लाइन इनके खिलाफ लिख दो तो उल्टा हमें ही अंदर कर देते हैं। ऐसे में अगर कोई शख्स, कोई इंसान, कोई ग्रुप उठकर मजलूमों की आवाज़ बन रहा है तो सराहना चाहिए इसको। देखिए, मेहंदी के लिए कहता है कि मेहंदी मुसलमान लोग लगा रहे हैं, इनको हटाया जाए। उसने बदतमीजी की थी, उसके खिलाफ हमने करोलबाग थाने के अंदर कंप्लेंट दी है, जिसमें हमारे हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, दिल्ली प्रदेश महासचिव व प्रवक्ता दिल्ली प्रदेश, और हमारे इमरान साहब जो लोकसभा के अध्यक्ष चांदनी चौक के हैं, हम ही सभी लोगों ने आकर करोलबाग थाने के अंदर कंप्लेंट दी है उन जहरीले लोगों के खिलाफ। और कुछ भैया अभी कुछ वक्त पहले, अभी जब आप देख रहे थे कि मैं किसी एक सड़े हुए घर के अंदर से, सड़े हुए रूम से बड़ी मजबूरी में आपको अपडेट दे रहा था, तो उस समय मैं रास्ते में था और मेरे को जहाज़ से भाई डर लगता है, क्योंकि ऊंचाई में उड़ना मुझे डर लगता है। हाँ, हालांकि ऊंचाई पसंद है मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि बहुत ऊंचाई पर हूँ, लेकिन जो है मुझे ऊंचाई से लगता है डर। तो भाई मैं ट्रेन के रास्ते
एक शहर से दूसरे शहर यानी उत्तर प्रदेश में ही था। मैंने जो है अपना मैंने थोड़ा पैसा खर्च किया और मैंने रेलवे का फर्स्ट एसी का कोच बुक किया। अब मैं क्योंकि रात की ट्रेन थी, गया पहुंचा, मैंने कहा चलो थका हुआ हूँ, लेट जाता हूँ। कंबल ला के दिया गया मुझे एसी में। भाई क्या ज़बरदस्त सर्विस है भाई, मोदी जिंदाबाद। अब मेरे मन से निकल ही रहा था मोदी जिंदाबाद, मैंने कंबल ओढ़ लिया। अब कंबल ओढ़ के जैसे ही लेटा हूँ तो एकदम से मुझे एहसास हुआ कि यार मैंने पादा तो है नहीं, तो ये वायरलेस बदबू कहाँ से आ रही है। भाई बड़ा परेशान मैं क्या करूँ भाई, सांस तो आदमी नहीं रोक सकता ना यार। तो मैंने एक तरह से अपना मुंह बाहर निकाला, मैंने कहा बाहर नहीं आ रही। मैंने कहा यार मैं पाद रहा हूँ और मुझे पता भी नहीं। मैंने कहा यार ये डॉक्टर साहब को दिखाना पड़ेगा, ये तो बड़ी खतरनाक लीकेज है भाई, कुछ तो पता चले, हमारे अंदर से कुछ कहीं से कुछ निकलेगा तो पता तो चले, ये दिक्कत बहुत खतरनाक है यार। मैंने कहा लो हमारे क्षेत्र में दिक्कत हो गई, अब क्या करें भाई। फिर मैंने सोचा, दिमाग लगाया कि यार जब मैं कंबल हटा रहा हूँ, मुंह बाहर निकाल रहा हूँ तो बदबू नहीं आ रही, अंदर बदबू नहीं आ रही, परफ्यूम अच्छा खासा लगा हुआ है, पादा में है नहीं, हक के मैं घर से आया हूँ, कोई ऐसा भी नहीं कि ट्रेन में हग रहा हूँ पानी का मैं तो साफ करके उठ गया। अब मैं कहूँ हुआ क्या। ओ भाई एकदम से याद आया कि भाई कंबल से बदबू आ रही है। अब ये पिछले हफ्ते की बात है, कंबल से आ रही गंदी बदबू। ओह मैंने बुलाया भाई साहब, अब बदबू क्यों आ रही है। वाह हमें क्या पता, हमें नहीं पता भाई, जैसे दिया है भाई हमें तो हम लोग वैसे लाते हैं सर, हमें ठंड पड़ा है। मैं चूना मुबारक। चलो अब भाई जैसे तैसे कंप्लेंट तो कर नहीं सकते हो, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अब उसका खुलासा हुआ, अल्लाह मेरे उस प्रक्रिया से, उस परेशान होने से शायद अल्लाह को वो चीज़ इतनी नागवार गुजरी कि अल्लाह ने सच सामने ला दिया। किसी व्यक्ति, भोले व्यक्ति ने RTI डाली थी और पूछा था कि जो ट्रेन के अंदर जो कंबल मिलते हैं फर्स्ट एसी के, ये कब आप धोते हो। तो पता ये चला कि ससुर ये 1 महीने में 1 या 2 बार धोते हैं। कंबल से बदबू आ रही थी, मैं अपनी चीजों पर शक कर रहा था यार। देख लो यार, दैनिक भास्कर का पूरा अपडेट मौजूद है। ट्रेन के एसी कोच में मिलने वाले कंबल महीने में सिर्फ 1-2 बार धोए जाते हैं। RTI में खुलासा। आगे की बात मैं क्या ही बोलूं, कुछ मेरे पास बचा ही नहीं है। तो ट्रेन में सफर करने वाले, फर्स्ट एसी की धौंस दिखाने वाले, मटक के बल खा के लौंडियां जो चलती हैं कि हम तो फर्स्ट एसी से नीचे जाते नहीं, अरे अपने घर से कंबल लेके जाओ। भाई मेरी अम्मी बहुत बढ़िया है भाई, फर्स्ट एसी से भेजो उन्हें या सेकंड से, घर से चादर, बर्तन माशाल्लाह, ऊपर से क्या कहते हैं वो कंबल भी, छोटा वाला बार जो पतला वाला आता है वो भी सब लेके जाती हैं। बर्तन वर्तन, कटोरी, चम्मच और बहुत सारी चीज़ें, दस्तरखान, कि भाई हमारी रेल गंदी ना हो। हालांकि रेल से घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें बस ये होता है हमारी जाम बैठे वो गंदा नहीं हो। आज तो बहुत पिटाई होगी घर पे। तो हाँ, एक दिन पकड़ी गई थी, जा रहे थे हम आजमगढ़, तो बर्तनों के साथ चाकू भी। अरे यार मैं अगर कल शूट न कर पाऊँ तो समझ देना अम्मा ने रख के बहुत पेला है हमें। ठीक है, चलिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद।